और हम वाचन कर रहे हैं डॉक्टर तुलसीराम जी के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा मुर्दहिया, भाग 7, आजमगढ़ का फाका कसी शीर्षक है। इसका 3 भाग हमने इससे पहले देख लिया है और यह चौथा पार्ट है, भाग 7 का चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट। इसके बाद इस पे समाप्ति की मुहर लग जाएगी। पूरा 7 भागों में इस बार हम समाप्त कर लेंगे। और इससे पहले भाग 3 में हमने देखा था यहाँ तक देखा था। इस घटना को बीते 45 साल हो गए। देवराज सिंह से कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, मगर कभी मिल गए तो मैं उनका स्वागत पकौड़ियों से अवश्य करूँगा। यहाँ तक देखा था। अब देखते हैं आगे। इस दौरान मुझे पहली बार शराब पिलाने वाले लाल बहादुर सिंह 2-3 महीने में एक बार मुझसे मिलने अम्बेडकर हॉस्टल अवश्य आ जाते थे। उनके आते ही पुरानी महफिल शुरू हो जाती थी। उन्हीं के चलते मैंने पहली बार अम्बेडकर हॉस्टल के पास वाले ताड़ी खाने में बैठकर ताड़ी पिया था। किंतु लाल बहादुर सिंह को बिना ठर्रा यानी देसी शराब पिए मज़ा नहीं आता था। वे मुझे आजमगढ़ के रोडवेज के पास से गुजरती टीस नदी के नए पुल के उस पार एक गांव में स्थित शराब खाने में ले जाते और वहीं महफिल सज जाती थी। एक बार वह अपनी पत्नी का सोने का कंगन लेकर मेरे पास आए। हम दोनों उसे आजमगढ़ के प्रसिद्ध सोना व्यापारी हरिश्चंद की दुकान पर 400 रुपये में बेच आए। लाल बहादुर सिंह तब तक मेरे यहाँ रुके रहे। 400 उस समय 1964-65 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, जबकि 200 रुपये में साल भर का खर्चा चला जाता था। जब तक कि यह पैसा समाप्त नहीं हो गया, लाल बहादुर सिंह तब तक मेरे यहाँ रुके रहे। ऐसे ही एक बार खूब जाड़ा पड़ रहा था। दिसंबर 1964 की बात है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। एक ठर्रे की बोतल मेरे सामने रख दी। यह बोतल चादर के बदले ली गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उस चादर के अलावा मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। किंतु उसके स्नेह के चलते मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। वह जाड़ा बड़ी मुश्किल से बीता था। लाल बहादुर सिंह पुनः ठीक 26 जनवरी 1965 26 जनवरी 1965 26 जनवरी 1965 को मेरे पास आए और मुझे लेकर WT यानी विदाउट टिकट रेलगाड़ी से फैजाबाद चले गए। आजमगढ़ से फैजाबाद जंक्शन पर उनके ससुर खंजाची वाला काम करते थे। वहाँ से हमने पास स्थित अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी समेत अनेक मंदिरों का दर्शन किया। उस समय हनुमानगढ़ी की एक घटना मेरे लिए यादगार बन गई। हुआ यह कि मैं प्रसाद से भरा एक दोना हाथ में लिए खड़ा था के बाद हम पुनः फैजाबाद लौट गए। वहाँ रेलवे में एक टिकट इंस्पेक्टर थे। हुआ यह कि मैं प्रसाद से भरा एक दोना हाथ में लिए खड़ा थे और फैजाबाद लौट गए। वहाँ रेलवे में एक टिकट इंस्पेक्टर थे जो रीड साहब के नाम से जाने जाते थे। रीड साहब का सरकारी आवास स्टेशन के ठीक सामने था। खजांची साहब के दामाद होने के कारण लाल बहादुर सिंह की उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। खजांची साहब का दामाद होने के कारण लाल बहादुर सिंह की उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसी दोस्ती का एक कारण यह भी था कि रीड साहब लाल बहादुर की ही तरह पीने के बड़े शौकीन थे। यही कारण था कि लाल बहादुर अपने ससुर के यहाँ न ठहर कर रीड साहब के घर ठहरे। उस रात रीड साहब ने हम दोनों को शराब में सराबोर कर दिया था। बिना होश हवास के हम रात भर रीड साहब के घर सोए रहे। दूसरे दिन उन्होंने स्वयं हमें रेलगाड़ी से आजमगढ़ पहुँचाया था। इस घटना के जोखू निठुरी आदि शामिल थे। मुझे ढूंढते अम्बेडकर हॉस्टल आ पहुँचे। इस घटना के बाद जोखू निठुरी आदि शामिल थे और मुझे ढूंढते अम्बेडकर हॉस्टल आ पहुँचे। उन्हें देखकर मैं अचंभित हो गया। उनमें से कई लोगों की आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी। उनसे सुनी सबसे ज़्यादा चकित करने वाली बात यह थी कि गांव के ही एक ब्राह्मण वारंट जारी कर दिया था, जिसके चलते वे मेरे पास आए थे। वे रात भर मेरे पास अम्बेडकर हॉस्टल में ठहरे और अपने साथ लाए राशन से खाना पकाकर खाएं। सुबह मुकदमे की तारीख थी। वे चीटिंग केस को चिकन केस कहते थे। चिकन केस मतलब चीटिंग केस को, चीटिंग हुआ है उनके साथ और ज़बरदस्ती नाम किसी में फंसा दिया है फौजदारी वाले दीवानी मामले में, मारपीट या कुछ हुआ होगा लफड़ा। उस समय में
उस समय मैं भी चिकन केस ही कहता था। विजयी पांडे हाई स्कूल फेल थे, किंतु टाइपिंग सीखकर वे आजमगढ़ कचहरी में टाइप करने का काम करते थे। टाइप से उन्होंने खूब पैसा कमाया था। गांव के दलित एक बार फिर मजदूरी आदि को लेकर हड़ताल कर दिए थे, अतः उन्हें सीख देने के लिए विजयी पांडे चीटिंग का फर्जी मुकदमा दायर कर दिए। संयोगवश जज के सामने सभी दलित रोने लगे। मैं भी सारा नज़ारा वहीं खड़ा होकर देख रहा था। दलितों की इस स्वाभाविक किंतु निर्दोष स्थिति पर जज को सच का आभास हो गया था, अतः उसने सबको छोड़ते हुए केस को खारिज कर दिया। ये सारे दलित घर लौटने से पहले मुझे अपने साथ गांव ले जाने की जिद पर बड़ी देर तक कायम रहे थे। बीच बीच में बीएचयू से तपसी राम की चिट्ठी आती रहती और वे मुझे बार बार आश्वस्त करते रहते कि मेरी आगे की पढ़ाई बीएचयू में अवश्य होगी। वे सही मायनों में मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे थे। कौन? तपसी राम, जो बीएचयू में लॉ के स्टूडेंट थे। वे एक बार मुझे अपने लालगंज तहसील के पास वाले गांव भी बुलाए थे। मैं 2 दिन उनके गांव में रहा। मेरा उनके घर पर अत्यंत स्वागत हुआ था। पहले ही दिन बकरा काटा गया था। बकरा? हाँ, उन दिनों जिसे बहुत करीबी समझा जाता था उसके लिए बकरा काटा जाता था। तपसी राम के पिता कलकत्ता की एक जूट मिल में काम करते थे। घर पर आप जानते हैं कि कलकत्ता जूट के लिए फेमस है। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सभी। घर पर अच्छी खेतीबाड़ी होती थी और वे औसतन संपन्न व्यक्ति थे। उनकी उदारता से मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि आगे बीएचयू में अवश्य पढ़ूंगा। जब मैं उनके घर से वापस आजमगढ़ चलने को तैयार हुआ तो उनकी माँ ने मुझे 20 रुपया दिया और उनके पैर छूकर मैं ज्यों ही चलने लगा वे रो पड़ी। साथ में तपसी राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं लालगंज से बनारस से आजमगढ़ जाने वाली बस में बैठकर अंबेडकर हॉस्टल वापस आ गया। तपसी राम के गांव से लौटने के बाद बीएचयू में पढ़ाई करने की इच्छा को संभवतः साकार होता देख मैं बहुत खुश रहने लगा था, किंतु मिथके त्रिशंकु की तरह आसमान में अपने को लटका भी पा रहा था। इस हर्ष विषाद वाली स्थिति के दौरान समय समय पर भारतीय कम्युनिस्ट की ओर ध्यान आकर्षित करती रही। ऐसे जुलूसों का नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी जी करते थे। इन जुलूसों में आजमगढ़ के हजारों मजदूर किसान शामिल होते थे। सारे लोग लाल झंडा लेकर कचहरी की तरफ मार्च करते हुए नारा लगाते, 3 पाँव का राशन है, बड़ा निकम्मा शासन है। यही नारा लगाते थे, 3 पाँव का राशन है, बड़ा निकम्मा शासन है। सन 1964-65 में लगाया जाने वाला यह नारा एक बड़ी महंगाई की तरफ इशारा करता था, किंतु यदि आज 3 पाँव का राशन बिकने लगे तब तो इसे सही मायनों में समाजवादी कहा जाएगा, यानी सस्ता कहा जाएगा। लेकिन उस समय के हिसाब से महंगाई थी। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के इन जुलूसों को आजमगढ़ में जब भी देखता, अंबेडकर हॉस्टल से निकलकर शंकर भीड़ को देखकर रो पड़ता था। रोने का कारण अज्ञात होता था, किंतु हर बार मेरी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति निर्मित हो जाती थी। सन 1965 की गर्मियां आते आते भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। आजमगढ़ में अफवाहों का बाजार भड़क उठा। डीएवी कॉलेज तो इन अफवाहों की फैक्ट्री में तब्दील हो गया था। आरएसएस का तंत्र इससे अच्छा अवसर कहाँ पा सकता था। उसके सांप्रदायिक अभियान को इस युद्ध से बहुत बल मिला। डीएवी कॉलेज का लगभग हर छात्र एवं अध्यापक किसी मुसलमान को देखते ही उसे मार देने की कल्पना में डूब जाता था। कट्टर हिंदू वाले थे। छेदीलाल कॉलेज में चपरासी थे। उन दिनों जहाँ हमारी कक्षाएं लगती थी वहाँ बिजली नहीं थी, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कक्षाओं की छत से बड़े बड़े झालर वाले कपड़े के पर्दानुमा पंखे लटके हुए थे। कक्षाओं की छत से बड़े बड़े झालर वाले कपड़े के पर्दानुमा पंखे लटके हुए थे। कपड़े के पंखे, उनमें रस्सी लगाकर एक आदमी हमेशा इधर उधर खींचकर हवा करता। छेदीलाल ऐसे ही पंखों की रस्सी से खींचने का काम करते थे, किंतु वे सबसे ज़्यादा मुसलमानों तथा पाकिस्तान को गालियां देते रहते थे। कई गुंडा किस्म के छात्र आपस में योजना बनाते कि शाम के समय सिधारी पुल से गुजरते किसी मुसलमान पर हमला करके उसकी साइकिल, और सिंगापुर, मलेशिया तथा खाड़ी देशों में कार्यरत थे, मतलब हमला करके साइकिल उसकी छोड़ ली जाएगी। अतः अनेक मुसलमान कहाँ पे काम करते थे? सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी देशों में।
अतः अनेक मुसलमान मुबारकपुर तथा सराय मीर आदि कस्बों में सिंगापुरी साइकिल में बैठकर आजमगढ़ आया जाया करते थे। काम करते थे वहीं, तो वहीं से लाते थे तो सिंगापुरी साइकिल। आजमगढ़ में सिंगापुरी साइकिल वाले मुसलमान उन दिनों संपन्नता के प्रतीक थे। मैं उन छात्रों की योजना सुनकर हतप्रद रह जाता था, किंतु कुछ भी न कर सकने की स्थिति में था। जाहिर है पूरा कॉलेज ही सांप्रदायिकता में सराबोर था। ऐसे तत्वों द्वारा, सांप्रदायिकता आज से नहीं है, उस समय से ही है, आज़ादी के समय के बाद से ही धीरे धीरे ऐसे तत्वों द्वारा सिधारी के पुल से गुजरते अनेक निर्दोष मुसलमान हिंसक गतिविधियों के शिकार हुए थे। युद्ध तो कुछ ही दिन बाद बंद हो गया और महंगाई बढ़ने के साथ मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। हम सभी मिट्टी का तेल जलाकर लैंप से अपनी पढ़ाई करते थे। जिला प्रशासन ने तेल की कमी को पूरा करने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी थी। अतः हर छात्र को कॉलेज के प्रांगण से ही एक बोतल मिट्टी का तेल सप्ताह में एक बार कंट्रोल रेट पर दिया जाता था। कोटा पे जो मिलता है उसी रेट पर एक बार। कब? सप्ताह में एक बार। साथ में 2 मोमबत्तियां भी बेची जाती थी। तेल की निरंतर अनुपलब्धता से हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। युद्ध तो शीघ्र ही बीत गया, किंतु डीएवी कॉलेज का सांप्रदायिक वातावरण काफ़ी समय तक गुलजार रहा। हर एक की जबान पर हावी था। संयोगवश 11 जनवरी 1966 को देश भर में खबर फैल गई कि ताशगंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री, ताशगंद, उज्बेकिस्तान। 11 जनवरी 1966 को यह खबर आई। सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सेई कोसिकिन, सोवियत संघ रूस का अभिन्न अंग था। रूस में कई देश मिले हुए थे तो उसे सोवियत संघ कहा जाता था, जिसका सबसे बड़ा देश रूस था। तो उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सेई कोसिगिन की मध्यस्थता में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ वार्ता के लिए वे गए थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा आजमगढ़ स्तब्ध रह गया था। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय सर्वाधिक शोक में डूबा हुआ था। डीएवी कॉलेज की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि आरएसएस प्रभुत्व के साथ साथ वह कायस्थ बहुल कॉलेज भी था। अतः सबसे ज़्यादा शोक का केंद्र यही कॉलेज बन गया था। हमारे अंबेडकर हॉस्टल के ठीक सामने एक कायस्थ परिवार रहता था। उस दिन उनके घर वाले खाना नहीं खाए और वे दूसरे दिन ही शास्त्री जी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। ऐसे ही अनेक कायस्थ लोग दिल्ली रवाना हुए थे। जाहिर है कि लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे। यह वही समय था जब अचानक एक दिन मुझे ढूंढते हीरालाल मेरे हॉस्टल आ गए। उन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गया था। ये वही हीरालाल थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में शुरू में ही मुझे पीट दिया था। वे मुझे देखते ही अपने चिरपरिचित अंदाज में बोल पड़े, "कार्य चमरा, कैसे हुए?" मैं ठीक हूँ कहते ही उन्होंने मेरे पॉकेट में रखी एक नई फाउंटेन पेन को छीनते हुए कहा कि आजमगढ़ आने जाने का 5 रुपया खर्चा लगेगा, यह पैसा मुझे तुरंत चाहिए। उस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। हीरालाल ने शराफत दिखाते हुए कहा कि जब यह 5 रुपया उनके गांव जाकर दे दूंगा तो मेरी कलम को लौटा देंगे। मुझे बड़ी राहत मिली थी कि उनकी मांग बहुत छोटी थी। चूँकि वे बड़े हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे तो करीब 1 महीने बाद में 5 रुपया उन्हें देने के लिए गांव बीरपुर गया। उनका गांव हमारे पुराने हाई स्कूल शेरपुर से करीब 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। उन्होंने अपने घर पर मुझे एक बड़े भरुके में शरबत पिलाया और 5 रुपया पाने पर बड़ी शराफत से पेश आकर मुझे विदा किए। वे मेरी कलम नहीं लौटा सके क्योंकि वह कहीं गुम हो गया था। यह 5 रुपया भविष्य में उनके साथ शांति की गारंटी थी। शायद मतलब कि अब मारपीट नहीं करेंगे। शायद दुनिया की यह सबसे छोटी फिरौती यानी रनसप की रकम थी। इस तरह आजमगढ़ में पहला साल बड़ी मुश्किलों से बीता था, किंतु सरकारी स्कॉलरशिप ने दूसरे साल यानी 12वें दर्जे यानी कक्षा 12 की पढ़ाई को काफ़ी आसान बना दिया। सादा भोजन के लिए 27 रुपये महीने की रकम पर्याप्त थी। कभी कभी कालीनगंज स्थित मछली बाजार से छोटी मछलियां जो बहुत सस्ती होती थी उन्हें लाकर पका लेता था। वहाँ की मछली विक्रेताओं की एक विशेषता थी कि वे सभी गा कर मछली बेचते थे। एक मछली विक्रेता के ये स्वर मुझे आज भी याद है, "रोहू के मुंडा, मोए के पेट, दही के ऊपर
गुड़ के हेठ, रोहू के मुंडा मोय के पेट, दही के ऊपर गुड़ के हेठ। यानी उक्त चीज़ें बहुत उम्दा होती हैं। उनके इस व्यापारिक संगीत से मछलियाँ खूब बिकती थी। वैसे पकौड़ी वाले दुक्कू चाचा जो थे, दुक्कू जी, चूँकि रोज़ मीट बनाते थे, हमारा काम उनकी दुकान से चल जाता था। वे 4 आने में एक टुकड़े मीट के साथ एक छोटे भरुके में एक कलछुल शोरबा देते थे। 2 टुकड़े मीट वाला थोड़ा बड़ा भरुका 8 आने में और 4 टुकड़े वाला 1 रुपये में उनके यहाँ मिल जाता था। अम्बेडकर हॉस्टल के प्राय सभी लड़के सब्जी या दाल न मिलने के कारण मेस में रोटी बना लेते थे और अपनी संपन्नता के अनुसार मीट के 4-8 आने वाले भरुके से काम चला लेते थे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रही। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से आजमगढ़ में हमेशा हलचल कायम रहती थी। मैं कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह से हमेशा प्रभावित रहा। उनसे मिलने अक्सर उनके घर चला जाता था। इस दौरान उनके नाती अरुण कुमार सिंह, नाती उनके बेटी का बेटा अरुण सिंह से मेरी गहरी दोस्ती हो गई, जो आज तक कायम है। अरुण कुमार सिंह BHU से BA करके आजमगढ़ में वकालत करते हैं। वे सन 2009 के आम चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, किंतु जीत न सके, असफल रहे। उन्हीं दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई करने वाले सुखनंदन राम प्रायः अंबेडकर हॉस्टल में आते और छात्रों को इकट्ठा कर मार्क्सवाद के बारे में बातें करने लगते थे। कौन? सुखनंदन। उनका भी मेरे ऊपर बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा। बाद में विशेष रूप से उनके ही प्रभाव से मैं 25 मई 1967 को नक्सलवादी आंदोलन शुरू होने पर वैचारिक रूप से सशस्त्र थे। वे भी आजमगढ़ में वकालत करते हैं। जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू का सवाल है, वहाँ कोई ऐसी अस्थायी संस्था नहीं थी, किंतु समय समय पर त्योहारों के अवसर पर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे। खासकर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वहाँ की पुलिस लाइन में 1 सप्ताह तक रात के समय नाटक, नाच गाना आदि होता रहता था। हम सभी उसे देखने जाया करते थे। उस समय कमला सकस की आजमगढ़ में बड़ी धूम थी। कमला सकस की वह साल भर से भी ज़्यादा वहाँ जारी रहा, उसके किरणें रात में चारों तरफ 20 मील की देहाती गांव में जगमगा उठती थी। उसी प्रकाश के चलते ग्रामीण लोग सर्कस देखने खींचे आते थे। वहाँ के सांस्कृतिक जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था गुलाब बाई का नौटंकी। गुलाब बाई जिलों में नौटंकी का मंचन किया करती थी। ऐसे ही गुलाब बाई अपनी नौटंकी लेकर 1964-65 के जाड़ों में आजमगढ़ आई और चौक के पास कालीनगंज के खाली मैदान में तंबू तानकर रात के समय प्रतिदिन 2 नौटंकियों का मंचन करती थी। गुलाब बाई खुद गायन संभालती थी। उनकी बड़ी बुलंद आवाज़ थी। नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू नामक, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू नामक गीत से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी। उनकी नौटंकी लैला मजनू, सीरी फरहाद तथा अमर सिंह राठौर जैसे नाटकों का मंचन करती थी। उनकी नौटंकी आजमगढ़ में करीब 1.5 महीना रही थी। उसे देखने के लिए भारी भीड़ टिकट लेकर आती थी। लैला मजनू का मंचन सबसे अद्भुत होता था। इस नाटक में गुलाब बाई की युवती बेटी मजनू की विस्मयकारी भूमिका निभाती थी। प्रेम में नाकाम मजनू जब जंगल में मारा मारा भूखा प्यासा फिरता था, तो इस भूमिका में वह सबको रुला देती थी। मैं अंबेडकर हॉस्टल से हर 1-2 दिन बाद चुपके से गुलाब बाई की नौटंकी देखने चला जाता था। परिणाम स्वरूप खाने का पैसा नौटंकी पर खर्च हो जाता और वास्तविक ज़िंदगी में मजनू की ही तरह भूखा रह जाता मैं, यानी डॉक्टर तुलसीराम। मुर्दहिया का वचन चल रहा है और आखिरी पड़ाव पे हैं। आगे मनोरंजन की दृष्टि से सन 1965 का 15 अगस्त आने पर एक बार फिर लाल बहादुर सिंह के साथ विदाउट टिकट रेलगाड़ी से प्रयाग हो आया, यानी इलाहाबाद, जिसका फिर से नाम प्रयाग हो चुका है। इस बार उफनती बाढ़ ने संगम का मजाक किरकिरा कर दिया। अब बाढ़ आ गया तो पता ही नहीं चलेगा कौन गंगा, कौन यमुना, कौन सरस्वती।
गंगा में यमुना के संगम का दृश्य लापता रहा। ये नदियाँ भी सिद्ध कर दी कि संगम सुप्त अवस्था में ही होता है। उसी वर्ष के अंत में प्रयाग में 12 साल बाद वाला कुंभ का मेला लगने वाला था। डीएवी के अनेक छात्र वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे पूरे शहर में कुंभ की धूम थी। उन दिनों मेरे अंदर भी धार्मिक भावनाओं के काफ़ी अवशेष पड़े हुए थे, किंतु इंटर फाइनल की परीक्षा मार्च अप्रैल 1966 में होने वाली थी, इसलिए चाहते हुए भी कुंभ देखने नहीं जा सका। जो परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बाद क्या होगा। बीएचयू में शिक्षा ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही थी, किंतु तापसी राम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता था कि इम्तिहान के बाद की 2.5 महीने की छुट्टियों में कलकत्ता चला जाऊं और वहां कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूं ताकि बीएचयू में नाम लिखवा सकूं। कलकत्ता में चौधरी चाचा के छोटे बेटे सोबरन एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, अतः फाइनल इम्तिहान के बाद मैं तुरंत आजमगढ़ से कलकत्ता जाने के लिए बनारस रवाना हो गया। मतलब आजमगढ़ से बनारस, बनारस से सीधे ट्रेन पकड़ के कलकत्ता। रोडवेज पर बनारस वाली बस पकड़ने के लिए अंबेडकर हॉस्टल से रिक्शा पकड़कर जब मैं कचहरी से गुजरा तो पूरा नज़ारा वैसा ही था जैसा कि जब मैंने प्रथम बार घर से भागकर इस नगर में प्रवेश किया था। एकाएक नौजवानी पुनर्वापसी के नुस्खे बताने वाले के डमरू की ध्वनि एक बार फिर गूंज उठी। क्या समझ गए? समाप्त हो गया। फिर से पढ़ते हैं लास्ट लाइन। तो रोडवेज पर बनारस वाली बस पकड़ने के लिए अंबेडकर हॉस्टल से रिक्शा पकड़कर जब कचहरी से गुजरा तो पूरा नज़ारा वैसा ही था जैसा कि तब जब मैंने प्रथम बार घर से भागकर इस नगर में प्रवेश किया था। 8वीं के बाद जब हाई स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ आए थे, हाई स्कूल के बाद 11वीं 12वीं में, तब जैसा नज़ारा था वैसा एक बार फिर उन्हें जा रहे थे दूर छोड़कर। यकायक नौजवानी पुनर्वापसी के नुस्खे बताने वाले के डमरू की ध्वनि एक बार फिर गूंज उठी। तो फिर से उनका वही पुराना याद आ गया। तो आई होप यह वाचन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हो चुका है समाप्त मूर्धहिया का वाचन आपको कैसा लगा? 7 भागों में था, काफ़ी लंबा था, काफ़ी दिन चला, लेकिन आखिरकार समाप्त हुआ। बेहतरीन कहानी, सच्ची कहानी के साथ आपको पुरानी यादों में भी ले गई होगी, आपके वे चीज़ों की तरफ भी ले गई होगी जो हम जानते हैं, रिलेट कर पाते हैं। हमने खुद बहुत सी चीज़ों को देखा है, जिया है, सुना है, लेकिन लेखक ने कहीं ज़्यादा सुना है, झेला है, क्योंकि वह जिस समाज से आते थे वो काफ़ी पिछड़ा और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। वैसे भी लेखक का एक आंख नहीं था, दलित समाज से थे, काफ़ी घृणा का सामना किए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने बीएचयू से भी पढ़ाई की और फिर बीएचयू में प्रोफेसर के पद पे भी रहे। आई होप आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आत्मकथा, सच्ची आत्मकथा कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हो चुका है समापन। हैव ए गुड डे। आपका दिन अच्छा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य कहानी के साथ। अब हम लाएंगे कहानियों का संग्रह, फिर उसके बाद निबंध का संग्रह। तो बेहतरीन कहानी, बेहतरीन निबंध इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में जारी रहेंगे और आपका उत्साह बना रहा तो और भी आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।